नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है। और लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि P1 और PS2 और PS1 होते हैं, जहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और वो PS1 पे जाते हैं और फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के निकलता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, NADPH बनता है। और इस प्रोसेस में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन थी उसमें ATP की सिंथेसिस हो रही थी। पढ़ना आज हम लोगों को क्या है? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक्चुअल में फास्फोरिलेशन क्या है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं। फास्फोरिलेशन पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फास्फोरिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फास्फोरिलेशन क्या है? फास्फो PHOSPHORYLATION, फास्फोरिलेशन क्या है? फास्फोरिलेशन मीन्स है कि सिंथेसिस ऑफ ATP is called फास्फोराइजेशन। फास्फोराइजेशन क्या है? ATP क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ATP? देखें, ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एक प्रकार का केमिकल है। और ADP समझ लीजिए आप, ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये ATP और ADP दोनों केमिकल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं। ATP हाई एनर्जी बॉन्डिंग केमिकल्स है और ADP लो एनर्जी बाइंडिंग केमिकल्स है। ATP और ATP की एक साइकिल चलती रहती है, जैसे ATP देखेंगे आप, ये एक साइकिल चलती रहती है। ADP क्या करता है? रिड्यूस होकर के ATP बनाता है, ATP है। ADP रिड्यूस होकर ATP बनाएगा और ATP ऑक्सीडाइज होकर ADP बनाएगा। ADP लो एनर्जी बाइंडिंग केमिकल्स है। जब एनर्जी प्राप्त कर लेगा, एनर्जी अटैच कर लेगा, इसमें एनर्जी अटैच करने की अद्भुत पावर होती है। ADP एनर्जी जब अटैच करेगा तो रिड्यूस होकर के ATP में चेंज हो जाएगा और ATP ऑक्सीडाइज होगा एनर्जी रिलीज करके तो ADP में बदल जाएगा। इसलिए ADP और ATP की एक साइकिल चलती रहती है और ATP जो होता है वो एनर्जी कैरियर का काम करता है। सेल के अंदर जहां जरूरत होती है, सेल के अंदर ATP के रूप में एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक सामान्य सी जानकारी है कि ATP और ADP क्या है, तभी हम फास्फोराइलेशन पर समझ पाएंगे क्योंकि फास्फोराइलेशन में ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो व्हाट इज द ATP? ATP इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट केमिकल है और ADP क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट केमिकल है। ATP हाई एनर्जी बाइंडिंग केमिकल्स है, इसके अंदर एनर्जी बाइंड है, एनर्जी की बाइंडिंग है, हाई एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज करता है तो ATP में ADP लो एनर्जी बॉन्डिंग है। अब देखिए, ये ADP एनर्जी को अटैच कर लेगा। जैसे ADP को अटैच करेगा मतलब एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होकर ATP में बदल जाएगा और ATP जब एनर्जी लॉस करेगा तो ADP में बदल जाएगा। तो ADP ये रिड्यूस होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ चलते रहते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। जहाँ जरूरत होती है ATP जाएगा, यहाँ जिस जगह पर सेल पे जरूरत होगी ATP जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एटीपी जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा
और एनर्जी रिलीज होगी एडीपी में बदल जाएगा, फिर एडीपी जहाँ से एनर्जी पाएगा एनर्जी को अटैच करके फिर एटीपी में बदल जाएगा। इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चलता रहता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। अब हमको पढ़ना है फास्फोराइलेशन में कि एटीपी क्या है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो अब अगर हम देखते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस 3 तरह से होती है। नंबर 1 है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ध्यान से समझिएगा ये बेसिक चीज है। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यहां पे एटीपी डायरेक्ट सिंथेसिस हो रही है, कोई केमिकल्स किसी दूसरे केमिकल्स में बदल रहा है, एटीपी रिलीज हो रही है। एटीपी रिलीज हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन जब होगा ऑक्सीडाइज होगा तो एटीपी रिलीज होगी, और जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन गेन होगी। तो रिडक्शन हो रहा है, एटीपी ऑक्सीजन, जैसे एडीपी ऑक्सीजन लिया एटीपी में बदल लिया, और जब रिलीज किया तो ऑक्सीडाइज होकर के एडीपी में बदल गया। उसी तरह से कभी कभी होता है डायरेक्ट सिंथेसिस हुई है, कोई केमिकल कंपाउंड्स ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी रिलीज करेगा, किसी और कंपाउंड में बदलेगा, तो इसमें एक रिलीज एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के रूप में। ये डायरेक्ट सिंथेसिस है। दूसरा क्या होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे अब देखिए, यहां पे प्राइमरी सोर्स मतलब एटीपी में तभी बदलेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी अटैच करेगा। एनर्जी कहां से मिलेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहां पे एक केमिकल कंपाउंड है डायरेक्ट सिंथेसिस में, उसी केमिकल कंपाउंड से निकल रहा है डायरेक्ट, एटीपी एडीपी से अटैच हो रहा है। लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन में लाइट सोर्स होती है, लाइट से एनर्जी लेता है एडीपी, एटीपी में ट्रांसफर होता है। तो जहां पर लाइट प्राइमरी सोर्स लाइट होती है वहां पे फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। एक तीसरे तरह की और एटीपी की सिंथेसिस होती है, उसको ऑक्सीडेटिव कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। Photofosphorylation, ATP type of synthesis, it takes place in the chloroplast, whereas oxidative phosphorylation यानी ATP synthesis is in this type synthesis takes place in the mitochondria। और ये एक होता है डायरेक्ट। ये 3 तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। ATP क्या है, हमने आपको बता दिया कि ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, हाई एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग सब्सटेंस है। जब एडीपी के रूप में होता है, एडीपी जब एनर्जी अटैच करेगी, एनर्जी अटैचिंग पावर इसमें होती है, जब एनर्जी एडीपी को अटैच होगी तो ये रिड्यूस होकर के एटीपी बदलेगा, और फिर एटीपी जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑक्सीडाइज होकर के एडीपी में बदलेगा। ये साइकिल एक साइकिल है, चलती रहती है। एडीपी क्या होता है, एडीपी केमिकल कंपाउंड है, वो एनर्जी को अटैच करने की पावर इसमें जबरदस्त होती है। जिस सोर्स से भी एनर्जी मिलेगी, जहां से भी एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को केमिकल्स के रूप में ये अटैच कर लेता है। जैसे ही अटैच करेगा वो एटीपी में बदल जाएगा। जहां जरूरत होगी वो एटीपी वहां जाएगा, वहां पे एनर्जी को रिलीज कर देगा, लॉस कर देगा, निकाल देगा, फिर एडीपी में बदल जाएगा। फिर ये एडीपी एनर्जी को अटैच करेगा, एटीपी में बदल जाएगा। फिर जहां जरूरत होगी एटीपी एनर्जी को रिलीज करके एडीपी में बदल जाएगा। यानी जब ये लेगा, जब ये ऑक्सीजन एनर्जी लेगा एडीपी तो रिड्यूस होगा, जब निकालेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये अनवरत चलता रहता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, डायरेक्ट सिंथेसिस एटीपी कहाँ हो रही है, जहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स डायरेक्ट एनर्जी दे रहा है, ये अटैच कर ले रहा है। ये ऑलरेडी एडीपी सेल्स में पड़ा रहता है केमिकल्स के रूप में। फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है,
एडीपी को अटैच हो जाती है, इसमें लाइट से एनर्जी मिलती है, एडीपी को अटैच हो जाती है, और डायरेक्ट केमिकल कंपाउंड से चेंज होता है, वो एनर्जी मिल जाती है। ये 3 सोर्स हैं एटीपी के बनने के। और एटीपी जब बनती है तो एडीपी और एटीपी में एक दूसरे में रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होती रहती है, और एनर्जी का ट्रांसफर हुआ करता है। जहां जरूरत होती है सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी एनर्जी कैरियर है, एनर्जी ट्रांसफर केमिकल कंपाउंड्स है। ये आप समझ गए होंगे कि एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एटीपी और एडीपी कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं, और एटीपी बनने के कितने स्रोत हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तीसरा है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, और डायरेक्ट सिंथेसिस रेयर कंडीशन में होती है। तो आज हमको ये बेसिक चीज हमको जानकारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट है। इसीलिए देखिए लिखा गया सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय सेल माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट is called as photophosphorilation. Photophosphorilation. Photophosphorilation is the synthesis of ATP from ADP, chloroplast in presence of light. आज हमको यही पढ़ना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यही हमको आज पढ़ना है, जहां पे लाइट से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। ये 2 तरह से होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक, दूसरी होती है साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन की डिफिनीशन मालूम हो गई। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरह से बनता है, एक नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। पहले हम नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है? नॉन साइक्लिक में 1 वे होता है। अब हम आते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं लाइट रिएक्शन। शुरू में ही आज हमने लाइट रिएक्शन के बारे में बता दिया, और लाइट रिएक्शन अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको समझने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए लाइट रिएक्शन जिसको ना क्लियर हो वो फिर जाकर के उसको देख लेगा। लाइट रिएक्शन आपका स्पष्ट होना चाहिए। लाइट रिएक्शन हम लोगों ने ये बताया था और स्टडी किया था कि लाइट रिएक्शन हमेशा थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन में होती है। इसमें PS2 और PS1 2 फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, ठीक ना। अब देखें, ये फोटो सिस्टम 1 यहां है, फिगर को देखेंगे, दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1। डिस्कवरी के आधार पे बने थे। फोटो सिस्टम 1 फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर किया गया था। लेकिन पहले स्टार्ट होती है लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम यानी PS2 से। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एंटीना ले जाएगा रिएक्शन सेंटर पे। यहाँ रिएक्शन सेंटर है, यानी 680 वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था। जब रिलीज करेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर पर जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन के रूप में यहाँ है, ये इसको अटैच कर लेगा। देन ये ट्रांसफर करेगा किसको? प्लास्टोक्यूनन को। प्लास्टोक्यूनन फिर ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम फिर ट्रांसफर करेगा प्लास्टोसाइनिन को। फिर प्लास्टोसाइनिन से ये PS1 पे आ जाएगा, यानी रिएक्शन सेंटर पर, जहां पर 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम है। फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिलीज होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर पर जाएगा। यहां पर ये है प्राइमरी एक्सेप्टर FES। FES इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। इसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन FES। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन चेन फिर शुरू होगा, FD पाएगा फेरोडॉक्सिन, और फिर फेरोडॉक्सिन NADP को रिड्यूस करके NADPS बना देगा। यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है FNR। FNR मतलब फेरोडॉक्सिन
NADP रिडक्टेज FNR, यहाँ NADP रिडक्टेज लिखा है, लेकिन यह फेरोडॉक्सिन, यहाँ फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम फैसिलिटेट करता है, कैटलाइज करता है, जिससे ये NADPH में बदल जाता है और NADPH मॉलिक्यूल हमको लाइट एक्शन मिल जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से यहाँ भी हमको ATP मिलती है। ये हम लाइट एक्शन में पढ़ चुके हैं। जिसको ये न क्लियर हो लाइट एक्शन देख लेगा। अब ये जो है हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम जो होती है वो डाउन हिल है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से, तो दूसरे पाएगा, दूसरा तीसरे पाएगा, तीसरा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। लेकिन इसमें एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, एनर्जी कुछ रिलीज होगी, ये एनर्जी ATP के रूप में कलेक्ट हो जाती है। ATP का फॉर्मेशन ये होता है। ये हो गया हमारा एक प्रकार समझिए कि नॉन साइक्लिक है। ATP का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ डाउन हिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, सम पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होते समय रिलीज हो जाती है बाहर प्लास्टोक्विनन से। प्लास्टोक्विनन जब साइटोक्रोम को दिया तो कुछ एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो गई, और साइटोक्रोम ने जब प्लास्टोसाइनिक दिया तो कुछ एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो गई। ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, फिर ऑक्सीडाइज हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हुआ और दे करके ऑक्सीडाइज हो गया, फिर ये ले करके ऑक्सीडाइज हुआ, ले करके रिड्यूस हुआ, दे करके ऑक्सीडाइज हुआ, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? अभी हमने पढ़ा है एनर्जी रिलीज होती है। रिड्यूस में क्या होता है? एनर्जी लेती है। ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज कर देती है। वही तो हो रहा है यहाँ, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन्हीं दोनों के बीच में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जो रिलीज होती है वो ATP के रूप में यहाँ बन जाती है, कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि ADP यहाँ ही है। ADP तुरंत इस एनर्जी को कैच करेगा। ADP जहाँ भी रहेगा एनर्जी जहाँ से निकलेगी कैच कर लेगा, कैच करने के बाद ATP बदल जाता है। ADP जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक अद्भुत केमिकल कंपाउंड है जो सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे ही एनर्जी का प्रेमी है, एनर्जी मिलेगा उसको ये तुरंत अटैच कर लेता है केमिकल्स के रूप में, और ATP में बदल जाता है। ATP के रूप में आराम से सेल के अंदर पड़ा रहता है। जहाँ सेल को एनर्जी की जरूरत होती ये तुरंत वहाँ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करके फिर ADP में बदल जाएगा, फिर ADP के रूप में सेल में रहेगा, अवसर की तलाश करेगा, जहाँ एनर्जी मिलेगी फिर इसको अटैच करके फिर ATP में बदल जाएगा। ये फंक्शन ATP का चलता रहता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी क्या हुई? ADP ने बांध लिया, अटैच कर लिया, ADP है ही है, और तुरंत ATP में बदल गया। दिस इज द फॉर्म सिंथेसिस ऑफ ATP। यहाँ पे ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बन गई। दिस इज द नॉन साइक्लिक। ये क्या है? नॉन साइक्लिक, क्योंकि नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है? वन वे। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो वन वे है, बैक नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, नॉन साइक्लिक की 3 जो खासियत है, 3 स्पेशल फीचर्स क्या हैं? ये वन वे है। इधर से चला PS2 से प्राइमरी सेक्टर से होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आया, फिर ये प्राइमरी सेक्टर पर गया, ये आगे जो जा रहा है, लेकिन एनर्जी हमें यहाँ रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम पे। ये वन वे है, नंबर 1। नंबर 2, नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों भाग ले रहे हैं, दोनों भाग ले रहे हैं इसमें PS2 PS1 नॉन साइक्लिक ATP सिंथेसिस में दोनों भाग ले रहे हैं। नंबर 3 विशेषता क्या है? नंबर 3 विशेषता क्या है कि नॉन साइक्लिक में NADP बन रहा है, ATP बन रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। नॉन साइक्लिक सेम लाइट रिएक्शन ही है आपका, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? ATP रिलीज होती है, ATP जब रिलीज होती है इसमें PS2 PS1 दोनों भाग लेते हैं। नंबर 1, ये वन वे
एक्शन है, 2 हो गया। इसमें एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन तीनों बनते हैं। ये हो गया नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहां साइकिल नहीं पूरी हो रही है, वन वे हो रहा है। दिस टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज वन वे टाइप, वन वे है नॉन साइक्लिक। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये टाइप का स्कीम, ये लाइट रिएक्शन ही सेम है, खाली इसमें 3 चीजें आपको और देख लेना होगा कि ये वन वे है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें PS2 PS1 दोनों भाग ले रहे हैं। नंबर 3, इसमें NADP, ATP और ऑक्सीजन, क्योंकि यहां फोटोलिसिस भी हो रहा है। PS2 पे फोटोलिसिस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गैप यहां पूरा होने के लिए वाटर ब्रेक होता है, और वाटर जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन, ATP, NADP तीनों बन रहा है। इट इज नॉन साइक्लिक। अब देखते हैं हम जरा साइक्लिक क्या होती है। साइक्लिक देखिए, ये साइक्लिक टाइप का है। साइक्लिक टाइप में ये देखेंगे आप, इसमें फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम, ये देखिए ये है, ये साइक्लिक देखें। नॉन साइक्लिक पढ़ लिए हम लोग, अब साइक्लिक में देखते हैं। ये साइकिल पूरी होगी। इसमें देखेंगे ये आपका फोटो सिस्टम 1 है, यहां फोटो सिस्टम 1 है। ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुई, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गई, प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गई। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? FES। यहां एक साइकिल पूरी होगी। नॉन सल्फर प्रोटीन, ये सल्फर प्रोटीन है FES। अब क्या होगा? अब यहां से इसको मूव होना चाहिए था, छोटी सी जो इलेक्ट्रॉन चेंज सिस्टम थे जिसमें FD था, अब वहां न मूव होकर के ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये आ जाता है वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर यहाँ से ये फोटो सिस्टम 1 पे फिर आ जाता है, और यहाँ पे केवल ATP बनेगी। अब आप इसको इधर से समझ लें। आप इसमें देखें, नॉन साइक्लिक में जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये नॉन साइक्लिक है ना। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 यानी PS2 से जब रिलीज हो रहा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो प्राइमरी एक्सेप्टर में जाता है, प्राइमरी एक्सेप्टर से फिर FD भी जाएगा, FD से फिर ये NADP बनाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट छोटा है और ये बड़ा है। साइक्लिक वाले में, साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा करके ये इधर आ जाता है, मूव हो जाता है, प्लास्टोक्विनन पे आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आ जाता है। और फिर यहाँ से ये साइटोक्रोम से प्लास्टोकाइनेस होकर के पुनः ये PS1 पे आ जाता है, फिर PS1 से ये ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरह से इसकी साइकिल चलती है। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से PO1 से फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर से ट्रांसपोर्ट यानी प्लास्टोक्विनन, फिर PS। ये इस तरह से साइकिल इसकी चलती है। ये साइक्लिक होता है। ये तब होता है जब PS1 काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे PS1 इनएक्टिव है। कब होगा ये? एक कंडीशन होती है जब मोर देन 680 वेवलेंथ लाइट से जब मोर होगी, ज्यादा होगी, बियॉन्ड 680 वेवलेंथ की लाइट से जब ज्यादा होगी, तब ये फोटो सिस्टम सेकेंड काम करना बंद कर देता है। केवल फोटो सिस्टम 1 काम करता है, PS1 काम करता है। जब PS1 काम करेगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब गैप है, इसको पूरा करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर निकलेगा, यहाँ गैप हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगी। अब डेफिसिट होने के लिए ये अब ये इधर नहीं घूमेगा, NADP की तरफ नहीं, FD की तरफ नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाएगा, PQ पे आ जाएगा, प्लास्टोक्विनन पे, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हुए फिर PS1 के रिएक्शन सेंटर पे आ जाएगा। ये फिलअप गैप हो गया, फिर यहाँ से एक्साइट होकर के प्राइमरी पे जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर पे, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
फिर PS1 पर, फिर इस तरह से मूव होने लगेगा। NADP नहीं बनेगा क्योंकि ये इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करेगा जब मोर देन 680 वेवलेंथ की लाइट आएगी तो यहां ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, केवल 700 ये है ना, इस 700 वेवलेंथ की लाइट को PS1 ऑब्जर्व करता है, केवल यही एक्टिव होगा, ये बंद हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, साइक्लिक में ये साइकिल हो रहा है, एक साइकिल पूरी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, PS1 केवल एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, PS1। और तीसरा क्या है, केवल ATP बनती है यहाँ, क्योंकि NADP नहीं बन रही है, केवल ATP बनती है, न तो ऑक्सीजन बनती है न तो NADPH बनता है, केवल ATP बनती है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर मालूम हो गया होगा। साइक्लिक जिसको लाइट रिएक्शन मालूम होगा, PS2 PS1 में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चेन में कैसे जा रहा है, वो इसको आसानी से समझ लेगा। इसलिए पहले इसको समझने से पहले आपको लाइट रिएक्शन समझना जरूरी है। नॉन साइक्लिक में वन वे, साइक्लिक में क्या है, इसमें PS1 काम करता है। क्यों? क्योंकि मोर देन 680 वेवलेंथ की लाइट जब होती है तब यह सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ये केवल 700 वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। जब ये ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बंद है, यहां से जब निकलेगा तो यहाँ डेफिसिट होगी। अब प्राइमरी या सेप्टर पे जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ घूम जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इधर घूमेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाएगी और फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आएगा यहाँ पे, इस गैप को पूरा करेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये गैप पूरा होता रहेगा यहाँ, क्योंकि जब तक ये डेफिसिट इलेक्ट्रॉन की पूरी नहीं होगी, साइकिल रीस्टार्ट नहीं होगी। तो एज ए होल हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यानी लाइट की उपस्थिति में ATP कैसे बनती है। एक तो बनती है नॉन साइक्लिक, दूसरा बनता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में वन वे रिएक्शन होता है, PS2 PS1 दोनों भाग लेते हैं। तीसरा क्या है, इसमें NADP, ATP और ऑक्सीजन तीनों बनते हैं। लेकिन साइक्लिक में केवल PS1 भाग लेता है और इसमें केवल ATP बनती है, और ये एक साइक्लिक रिएक्शन है, ये साइकिल हुआ करती है। दिस इज द फोटोफॉस्फोराइजेशन, यानी लाइट की उपस्थिति में ATP की सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइट रिएक्शन, एक में लाइट रिएक्शन में दोनों PS काम करते हैं, PS2 PS1, और साइक्लिक में केवल PS1 काम करता है। और नॉन साइक्लिक में NADP, ATP और ऑक्सीजन तीनों बनते हैं, वन वे होता है। और ये साइक्लिक में केवल ATP बनता है, PS1 काम करता है। और इसकी कंडीशन क्या है, ये तब जब PS2 काम करना बंद करेगा तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, और ये तब होगा जब मोर देन 680 वेवलेंथ की लाइट होगी, लाइट तेज होगी। मींस लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का वेवलेंथ जब तेज होगी 700 तभी होगा। इसीलिए जब तेज धूप होती है तो ग्रीन प्लांट्स मुरझा जाते हैं, क्योंकि केवल ATP बन रही है, NADP नहीं बन रही है। जब NADP नहीं बनेगी, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा तो शुगर नहीं बनेगी, शुगर नहीं बनेगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, प्लांट्स क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स मुरझा जाएंगे। जब तेज लाइट होती है तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मुरझा जाते हैं, और तेज होगी, सब कुछ होते हुए भी वो सूख भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल यही रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन चलेगा। साइकिल की रिएक्शन में केवल ATP बनेगा, NADP नहीं बनेगा, न तो ऑक्सीजन बनेगी, इसलिए डार्क रिएक्शन नहीं होगा। जब डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो शुगर नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, केवल ATP बनेगी। और ATP केवल बनने से काम नहीं चलेगा, शुगर भी बनना चाहिए। ये हो गया हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है और ATP कितने
तरीके से बनती है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए कि पहले तो एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एडीपी और एटीपी कैसे एक साइकिल चल रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। देन उसके बाद 3 तरह से एटीपी बनती है, एक डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दूसरा फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो जिसमें लाइट प्राइमरी सोर्स होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तीसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ने के लिए चूंकि क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसमें लाइट रिएक्शन भाग लेगा। लाइट रिएक्शन ये 2 तरह से होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में दोनों सिस्टम काम करेंगे, एटीपी एनएडीपी और ऑक्सीजन दोनों बनेगा, 1 वे रिएक्शन है। जबकि साइक्लिक में केवल एक सिस्टम काम करेगा, PS1, और केवल एटीपी बनेगी, ऑक्सीजन और एनएडीपी नहीं बनेगा। दिस इज द all about the photophosphorylation. Photophosphorylation is very important. I hope कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।